Recording started. इनिशिएट करें हम। Yes. ये तो अनिल जी आप ही चला दो, मेरे पास स्क्रीन Okay, okay, sir. Please, recording started. ओके। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 218वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 जुलाई 2023 एक ऐतिहासिक दिन था भारत के इतिहास में, जब हमें 3 महत्वपूर्ण कानूनों में, ऐसे कानून जो ब्रिटिश समय से चले आ रहे थे, भारतीयता का अभाव था। बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो हम पर लागू नहीं हो रहे थे या जबरदस्ती हम पर थोपे गए थे। इन सारे प्रावधानों में परिवर्तन करके 3 नए कानून लागू किए गए। उनमें से एक कानून आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC। और इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इस कानून को लागू करने के बाद किस प्रकार के प्रोविजंस खास करके महिलाओं और बच्चों को लेकर के हैं, ये कानून महिलाओं और बच्चों के विषय में क्या कहता है और इस पूरी प्रक्रिया से उनको क्या लाभ होने वाला है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नवीन सेलार जी। प्रतिष्ठित अधिवक्ता और कानूनी सलाहकार हैं। TLO द लॉ ऑफिस और NGO न्याय वॉइस फॉर जस्टिस के संस्थापक भी हैं। पिछले 15 वर्षों से लगभग आप IT, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, ई-कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञता हासिल की है। आप ना सिर्फ एक बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। बाई चॉइस बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके आप कानून की पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो मैं बड़े विनम्रता के साथ नवीन सर से आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है, CRPC वर्सेस BNSS, स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट विद चिल्ड्रन एंड वुमेन, पर अपनी बात रखें। नवीन सर, ओवर टू यू। धन्यवाद कृपाशंकर जी। नमस्कार करता हूँ इस समृद्ध मंच को, जिनकी प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में सफल होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी को, जिनकी प्रेरणा से ये ज्ञान की धारा लगातार बहती चली आ रही है। और मेरा विशेष धन्यवाद आदरणीय कृपाशंकर जी को, जिनके अथक प्रयासों से, और उनकी IT टीम को, जो हम इतने सफल कार्यक्रम को इतने लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं और हमने कई कीर्तिमान भी हासिल करे और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जुड़े हुए सभी मेंबर्स को, जो ना केवल इस ज्ञान की धारा में लगातार जुड़ते हैं, बल्कि अपने प्रश्नों से हमें अभिभूत भी करते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो जैसा कि आदरणीय कृपाशंकर जी ने बताया कि आज का जो विषय है वो हमारे देश में जो एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है क्रिमिनल लॉ के अंदर, उसके ऊपर आधारित है। और वो अमूलचूल परिवर्तन जो हुआ है वो नए क्रिमिनल कानूनों में हुआ है। जो हमारे पास पहले CRPC, एविडेंस एक्ट, IPC हुआ करते थे, अब भारतीय जो सरकार है उन्होंने उसे बदल कर इन 3 कानूनों को लाया है। जैसा कि हमारा ध्येय जो है CCF का, वो बच्चों से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को और सभी आयामों को टच करना होता है। इसी श्रृंखला में आज जो मुझे आदेश हुआ है वो CRPC वर्सेस BNSS, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर्सेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विषय में हुआ है, जिसके अंदर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मुझे एक कोट याद आता है जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members। इससे अभिप्राय है कि एक सभ्य समाज या उस सोसाइटी को हम कैसे जज करेंगे जब तक हम ये ना जान लें कि हमारा व्यवहार वो जो सोसाइटी के महिला और बच्चे जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके प्रति हमारा व्यवहार क्या है। तो इसी श्रृंखला में जो हमारा आज का ये वेबिनार है वो ये। मैं अपने वेबिनार को शुरू करूं उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये इसे एक लीगल एडवाइस के रूप में ना समझे, ये ज्ञान के एक माध्यम के रूप में समझे, क्योंकि जो एडवाइस है वो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकती है। हम इस सेशन में क्या कवर करने जा रहे हैं, एक छोटा सा रिकैप उसमें देख लें। हम बात करेंगे कि मतलब क्या है या डेफिनेशन क्या है CRPC या BNSS की। हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि किसी भी कानून को पूर्ण रूप से और अच्छी तरह समझने के लिए आपको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना जरूरी होता है।
हम बात करेंगे की प्रोविजंस की जो महिला और बच्चों से जुड़े हुए हैं। हम ओवरऑल चेंजेस की बात करेंगे जो इस कानून में हुए हैं, और हम उन चुनौतियों की भी बात करेंगे जो इस कानूनों से जुड़ी हुई है, और जो फ्यूचर में जो आने वाला परिप्रेक्ष्य है हम उसके बारे में भी इस चर्चा इस विषय में करेंगे। और अंत में, जैसा कि हम सब सेक्शन में करते हैं, आपके यथासंभव जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे मन में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि सीआरपीसी या बीएनएसएस जो है उसका अभिप्राय क्या है या उसका मतलब क्या है। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं इसके अंदर जो अंतिम वाक्य लिखा है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अगर आप नए कानून की बात देखें तो उसमें जो प्रावधान में जो शब्द है वो है एस, और एस जो है वो इंगित करता है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। एक्सक्यूज मी सर, तो दो शब्द मैंने आपके सामने कहे, नवीन सर, कोड। स्लाइड इज नॉट मूविंग। हाँ जी, स्लाइड मैनुअली आपको क्लिक करना है, स्लाइड इज नॉट मूविंग। हो रही है ना? हाँ, इसमें तो आ रही है स्लाइड, इसमें दिखा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप देखें तो जो पहली इसके अंदर यस, इट इज आ रही है, नहीं आ रही? आ गई, आ गई। अगर आप देखेंगे जो पहला शब्द है वो है सीआरपीसी में कोड और बीएनएस में संहिता। जो कोड और संहिता है उसका अभिप्राय होता है एक लिपिबद्ध या एक कलेक्टिव रिटन डॉक्यूमेंट। और अब बात आती है कि सीआरपीसी और बीएनएस जो है वो किस बारे में है या वो क्या करता है। तो जैसा कि इसके नाम से प्रतिबिंबित होता है कि प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब वो तरीका जिस तरीके से हम एक क्रिमिनल ट्रायल को चलाएंगे, मतलब वो तरीका क्या होगा जिस तरीके से पुलिस या दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो होंगी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी एक क्राइम या एक ऑफेंस होने के बाद। दूसरा, अगर उसके अंदर कोई एविडेंस को कलेक्ट करा जाता है तो उस एविडेंस को कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश होंगे, कोर्ट जो होंगे क्रिमिनल कोर्ट उनकी क्या होगी, एक ट्रायल कैसे चलाया जाएगा, गवाही कैसे होगी, जो जज साहब हैं वो अपना जजमेंट कैसे लिखेंगे, और अगर किसी का कोई ग्रीवांस है तो वो ग्रीवांस कैसे रिड्रेसल होगा। और दूसरा जो एक विशेष प्रावधान इस संहिता या इस कोड के अंदर दिया गया है वो ये है कि ना केवल इन्वेस्टिगेशन, ना केवल ऑफेंस होने के बाद की स्थिति बल्कि ऑफेंस होने से पहले की जो स्थितियां हैं उस पर भी काबू करने के लिए पब्लिक न्यूसेंस, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस, और जो एक विशेष प्रावधान है जो महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ वो है मेंटेनेंस जो है, उसका प्रोविजन भी इस कोड में दिया हुआ है। तो अगर आप मुख्य रूप से देखें जो एक हमारे सामने दो तरह के कानून होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ जो हमें ये बताता है कि उस क्राइम का नेचर क्या है, वो क्राइम वो कैसे बनेगा, और दूसरा होता है प्रोसीजर, उसका तरीका क्या है। अगर मैं बिल्कुल प्लेन भाषा में बात करूं, अगर आपको एक सब्जी बनानी है तो आप ये कैसे बताएंगे कि ये सब्जी पनीर की है या आलू की, और उस सब्जी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलेंगे, ये सब्सटैंटिव लॉ बताता है। और वो सब्जी कैसे बनेगी उसका जो तरीका है वो प्रोसीजर लॉ बताता है आपको। अब बात करते हैं कि ये कानून जो बना उस कानून को बनने के पीछे कारण क्या था या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो आप जानते हैं हमारे देश में सदियों तक अंग्रेजों का राज रहा, और जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए उससे पहले भारत में जो कानून प्रचलित थे वो अलग अलग कानून प्रचलित थे। मुस्लिम्स के लिए अलग कानून था, हिंदुओं के लिए अलग कानून था, और जो दूसरी जातियां यहाँ रहती थी उनके लिए अलग कानून था। तो कानूनों में एक समरूपता नहीं थी, एक एकात्मकता नहीं, एक यूनिफिकेशन नहीं था, और ये बड़ा मुश्किल था। व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उसका अपराध किसी हिंदू व्यक्ति के साथ हुआ है तो उस कानूनों को
का जो निर्धारण है या सजा का जो प्रावधान है उसका निर्धारण कैसे करा जाए। तो हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए और उन्होंने इस स्थिति को देखा तो उन्हें ये लगा कि यूनिफिकेशन और कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जो है वो हिंदुस्तान की सबसे पहली जरूरत है। हालांकि उन्होंने इस बात को भारत के संदर्भ में सोचा, पर इसके पीछे उनका जो निहित स्वार्थ था वो झलकता है, क्योंकि ये सारे कानून लगभग अंग्रेजों की जो दास्तिक मानसिकता थी उसी के इंतरित घूमता हुआ नजर आता है। तो जो पहला बीज बोया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भारत में, वो हमें नजर आता है 1773, जब भारत में पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना और भारत में अंग्रेजों ने कलकत्ता के अंदर जो पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। और उसी के साथ ही जब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो उन्होंने कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना करी और अपने जो ब्रिटिश प्रोसीजर लॉ को उसका एक बीज बोया। पर जो अंकुर था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसका जो प्रथम अंश हमें नजर आता है वो नजर आता है 1898, मतलब 1898 में हमें स्पष्ट रूप से फर्स्ट क्रिमिनल लॉ जो भारत में था अंग्रेजों के जमाने में वो इनेक्ट हुआ। उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में, आजादी से पहले, आजादी के बाद और 1973 तक जो है उसमें कई अमेंडमेंट होते रहे। और आजादी के बाद 1973 के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन आया जब भारत में हमने एक लॉ कमीशन, जो 41वां लॉ कमीशन था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1970 प्रोसीजर कोड की स्थापना की। कुछ महीनों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोड था वो भारतीयता को दिखाता था, पर अभी भी उसके अंदर जो मूल अंश थे वो अंग्रेजों के जमाने के, उनकी दास्ता के जमाने के अंश नजर आते थे। कई प्रोविजन ऐसे थे। भारत सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2023 में उन सारे कानूनों को जो दास्ता की जंजीरों को दिखाते थे, जो भारतीयता को प्रतिबिंबित नहीं करते थे, वो हटाकर नए भारतीय कानून, भारतीयों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उनसे जुड़े हुए मुद्दों से रिलेटेड जो कानून थे वो बनाए। और इसीलिए 2023 में जो नया कानून आया उसका जो नाम अगर आप देखें तो उसके अंदर भी भारतीय न्याय की झलक और भारतीयता की झलक नजर आती है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से होती है। मतलब जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई संहिता कोई है तो वो BNSS है। अब आप देखें तो अगर इसका ओवरव्यू CRPC और CPC का, तो आपको नजर आएगा जो मेजर चेंजेस हुआ है वो हुआ है कोड को संहिता से बदल दिया गया। पहले वाला जो कानून था उसके अंदर 38 चैप्टर थे और अब वाले कानून में 39 चैप्टर दे दिए गए। पहले वाले कानून में 484 धाराएं थी, 2 अनुसूचियां थी और 56 फॉर्म्स। जैसे आप देखते होंगे आपके पास कभी कोई सम्मन आ गया या कोई नोटिस आ गया तो उसका जो प्रूफ था वो इन फॉर्म्स में दिया हुआ है। अभी हमारे पास 531 धाराएं हैं, 2 शेड्यूल हैं और 58 जो है हमने फॉर्म इस नई संहिता में बनाए। किसी भी कानून को जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होते हैं। वो कानून जब बनाया जाता है तो सरकार को सोचती है, जनता को सुझाव देती है, समाज के प्रबुद्ध लोग जो है आवाज उठाते हैं, तब ये कानून बनता है। जो ये कानून बना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके पीछे या उसकी जो मंशा थी या उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, अगर आप देखें तो वो कुछ एक बिंदुओं में नजर आता है। पहला बिंदु है साइंटिफिक। ये कानून जो है उसका जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, ये कानून भविष्य की अवधारणाओं को अपने आप में समाहित करता हुआ नजर आता है। टेक्नोलॉजी का बहुत ध्यान दिया गया है, फोरेंसिक एविडेंस का बहुत ध्यान दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन में, सम्मन्स में और इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी उसके अंदर इस कानून में बहुत सारी बातें कही गई हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमने निर्भया के बाद देखा, हमने बंगाल में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, जिस तरह से जो है बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है और कानून की जो लंबी प्रक्रिया है उसके अंदर न्याय को मिलना वो एक
कठिन सी बात नजर आती है, क्योंकि एक कोड हमारे कहा जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप कानून को उस हद तक ले जाएंगे जहां पर न्याय बहुत लंबा हो जाए तो वो न्याय न्याय नहीं रहेगा, वो एक मजाक बन के रह जाएगा। तो इस कानून में उस बात को भी ध्यान में रखा गया है, और इसकी जो मूल अवधारणा है वो त्वरित न्याय की अवधारणा है। दूसरा, ये कानून जो है वो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी कानून है। ये बात करता है सिटीजन सेंट्रिक की। जैसे आप देखें, पहले आप अगर कोर्ट में आप जाते हैं या पुलिस स्टेशन में आते हैं तो जो आपका अनुभव रहा होगा वो बड़ा अच्छा नहीं रहा होगा। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, आपसे बहुत तरह के सवाल करे जाते हैं, आपसे लिखने को बोला जाता है, आपसे दूसरे थाने में कहा जाता है। तो इन सारी जो कठिनाइयां के अंदर EFIR का जो है प्रोविजन लाया गया है। ट्रायल के लिए भी मैंडेटरी प्रोविजन करे गए हैं कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर ट्रायल खत्म हो, और त्वरित न्याय की भावना इस कानून में नजर आती है। अब हम देखते हैं कि इस कानून का जो खूबसूरत पहलू हमें नजर आता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए अगर आप देखें, तो जो हमारी, जैसे मैंने कहा कि दास्ताओं को तोड़कर हमने भारतीयता को अपनाया है, तो आप देखें जो शब्द थे, मैंने शब्दों को इसमें पिरोने की कोशिश करी। जैसे अंग्रेजों ने शब्द यूज करे थे इडियट, लुनैटिक, और हमारा जो कानून है उसके अंदर हमने जो शब्द यूज करे हैं वो करें अनसाउंड माइंड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे अगर आप देखें जो पहला कानून था सेक्शन 198 इस तरह के शब्दों को यूज करता था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जैसे और के लिए। और अभी अगर आप देखें तो सेक्शन 219 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो बात करता है वो इन शब्दों की बात करता है। तो हमने जो ऐसे शब्द थे जो अप्रासंगिक और जो चुभने वाले शब्द थे, हमने उन्हें हटा दिया। उसी तरह अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिजिटल अवेयरनेस है, हमने उसको भी इस कानून में जगह दी है। जैसे सेक्शन 62 की अगर आप बात करें, जो पुराना कानून था CRPC में, और सेक्शन 64(2) की बात करें, तो दोनों में एक जो बड़ा अंतर नजर आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का नजर आता है। पहले अगर आपको सम्मन भेजना होता था या सम्मन, आप कोर्ट आपको सम्मन भेजता था, तो एक बंदा कोर्ट का, जैसे प्रोसेस सर्वर बोलते हैं, वो आपके पास आता था, वो आस पड़ोस में आकर देखता था भैया कौन है, वो फिर लोगों को पता चल जाता था। उसकी जो प्राइवेसी और जो हरासमेंट वो मेंटली फेस करता था, उसको भी इसमें ध्यान में रखकर जो है अब कानून जो सम्मन है उनको इलेक्ट्रॉनिकली भेजने की प्रक्रिया को इसमें हमने समाहित किया है। इसी तरह हमने महिला बच्चे इतनी दूर कोर्ट में जाते थे जब उनका एविडेंस होता था, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो ई पेशी का प्रावधान है कि आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से जुड़कर घर बैठे आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, पहले की जो FIR थी उसके अंदर आपको बोलकर FIR लिखवानी पड़ती थी, वहां जाते थे, वो कहते थे रिटर्न में लिख के आओ। अब इस जो कानून है उसके अंदर सेक्शन 173 ये कहता है कि जो FIR के लिए आप कंप्लेंट देंगे वो ओरल ना होकर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर भी हो जाएगी, और आप किसी भी अपने जो आपका पास का थाना है उसके अंदर आप कम्युनिकेशन अपना कर सकते हैं, आप ऑफेंस की जानकारी दे सकते हैं, और पुलिस जो है वो बाउंड है आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए। इसी तरह आप देखें कि एक और जैसे प्रोविजन बनवाया है, त्वरित न्याय की भावना को हमने इसमें कैसे समाहित किया है, तो आप देखेंगे कि सेक्शन 251 जो पहले सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू द स्टेटिक सम्मन ट्रायल जो था, वो अब जो है उसके अंदर पहले ये था कि जो छोटे अपराध होते थे जिसमें सजा 3 साल से नीचे होती थी, जिसको हम सम्मन ट्रायल बोलते थे, उसमें जज साहब के पास ये प्रोविजन नहीं होता था कि वो आपको रिलीज कर दें अगर कोई ग्राउंडलेस चार्जेस हैं। परंतु इस जो कानून है उसमें ये प्रोविजन करा गया कि अगर कोई ग्राउंडलेस चार्जेस नजर आता है जज साहब को, तो वो रीजन टू रिकॉर्ड करके आपको जो है सम्मन ट्रायल में भी आपको रिलीज कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अगर रेप के विक्टिम की आप बात करें, और जैसे मैंने अभी हाल ही के उदाहरण आपके सामने दिए कि लोगों को सड़कों पे आकर न्याय के लिए इतना आंदोलन करना पड़ा, ये कानून ये इस बात का एश्योरेंस देता है कि जो एक
विक्टिम है, जिसके साथ रेप हुआ है, पहले का कानून कहता था 164A, जो उसका बयान नोट करा जाएगा उस महिला का, जो पीड़ित महिला है जिसके साथ रेप हुआ है, वो विदाउट डिले करा जाएगा। टाइम की कोई लिमिट उसमें नहीं दी गई थी। परंतु अब सेक्शन 184(6) ये कहता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस महिला का, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, उसे अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर भेजनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर पहलू जो महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध है उसके अंदर दिया गया है। दूसरा, अगर आप देखें, जो चार्जशीट हम देखते थे पहले, उसमें भी पुलिस अपराध हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, पर पुलिस जो है चार्जशीट फाइल ही नहीं करती थी। लंबे समय तक चार्जशीट पेंडिंग रहती थी और लोग कोर्ट में धक्के खाते थे और न्याय की जो अवधारणा है वो कोसों दूर हो जाती थी। जो अब सेक्शन है 193 सब क्लॉज 9, उसके अंदर मैंने हाईलाइट में करा, उसके अंदर जो शब्द यूज करा है शैल, और हम कानून के छात्र जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करते हैं तो जो शब्द है शैल, वो एक मैंडेट देता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या कोर्ट को कि आपको इसी तरह काम करना है। और जो अब कोर्ट का मैंडेट है, अब जो इस कानून का मैंडेट है कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 डेज के अंदर खत्म करनी है और चार्जशीट 90 डेज के अंदर आपको फाइल करनी है। इसी तरह अगर आप देखें, जो सेशन के अंदर, मान लीजिए सेशन कमिट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक अपराध हुआ और वो अपराध जो था वो 7 साल से ज्यादा था या ग्रेवियस ऑफेंस था, तो उनके जो ट्रायल होते हैं वो सेशन ट्रायल होते हैं, वो सेशन जज देखते हैं। पर मजिस्ट्रेट साहब के बाद चार्जशीट फाइल होती है तो वो उस चार्जशीट को सेशन में कमिट करते हैं। वो जो कमिट था, मतलब वो जो ट्रांसफर था मजिस्ट्रेट से सेशन वाला, उसमें भी ये देखा गया था कि काफी टाइम लगता था, इसलिए इस प्रोविजन को भी 90 डे कहा गया है। और अगर कोई ऐसी संभावना नजर आती है या कोई ऐसी चीज होती है जिसमें 90 डेज में नहीं हो सकता, तो कानून का ये आदेश है कि 180 दिन से ज्यादा आप जो है वो टाइम नहीं लोगे सेशन कमिट करने में। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो नजर आता है इस कानून को लेकर। दूसरी अगर आप बात देखें कि एक्सपीडिंग प्रोसेस एंड मेकिंग प्रोसेस टाइम बाउंड, वो जैसे मैंने बात करी वो सारे सेक्शन उसी की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा पहलू मुझे नजर आता है इस कानून में जिसकी विशेष रूप से चर्चा रही। अगर कोई अपराध या जिसमें कोई सरकार के खिलाफ है या सरकार का कोई व्यक्ति उस अपराध में शामिल है, तो सरकार उस व्यक्ति के ऊपर या कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए पहले और ये प्रोविजन था कि आपको सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसे कानून की भाषा में हम कहते थे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। सरकार उसके ऊपर लंबा समय लगाती थी और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने में, और वो एक लंबा पीरियड लग जाता था। और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के बिना जो है वो कानून का जो बेसिक उद्देश्य है त्वरित न्याय वो नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने शैल यूज करके ये कहा कि अगर आप 121 दिन के अंदर अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि सरकार ने वो सैंक्शन दे दिया। मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत पहलू है इस कानून के अंतर्गत। इसी तरह अगर आप देखें, पहले आप देखते थे कि सब कुछ हो गया, बात अब जजमेंट के आकर रुक गई, और अब जो है जज साहब चेंज हो गए, टाइम नहीं मिला या पेंडेंसी है, और सब कुछ आर्गुमेंट होने के बाद भी जजमेंट नहीं आती थी। तो इस कानून में ये भी कहा गया है कि जिस दिन ट्रायल खत्म हो जाएगा उसके 45 दिन के अंदर अंदर जज साहब इस बात के लिए बाध्य हैं कि वो जजमेंट डिलीवर करें। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये कानून जो है ना केवल आपको सुरक्षित करता है, बल्कि कुछ नए और बेहतरीन जो प्रोविजन है उनको भी अपने आप में समाहित करता है। तो ये जो प्रोविजंस हैं अगर आप देखें तो सबसे पहले जो प्रोविजन है वो नजर आता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर,
क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इस कानून का बेसिक आधार कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है या टेक्नोलॉजी का यूज है। तो पहले जो था वो ऑडियो वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो थे उसकी जो ग्रेविटी थी या उसकी जो गहरता थी या जो उसकी एडमिसिबिलिटी थी उसके बारे में स्पष्ट प्रोविजन नहीं थे। पर अब इस कानून के अंदर आप देखेंगे कि ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मोड को एविडेंटरी वैल्यू के अंदर महत्वता दी गई है। इसी तरह बेल से रिलेटेड कुछ नए परिभाषाओं को इसमें जोड़ा गया, बेल बॉन्ड से रिलेटेड परिभाषाओं को जोड़ा गया, पर्सनल बॉन्ड से रिलेटेड परिभाषाओं को जोड़ा, और जो महत्वपूर्ण पहलू है इसका वो पहलू है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से न केवल ई पेशी कर सकते हैं, आपको सम्मन मिल सकते हैं, कोर्ट में पेश हो सकते हैं और अपने जो प्लीडिंग है उसको भी ई पेशी के माध्यम से कोर्ट में दे सकते हैं। कुछ और नए प्रोविजन है इसमें मैं आपको बताऊं तो जैसे सेक्शन 35 सब क्लॉज 7, इसमें यह कहा गया है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर किसी कानून में सजा 3 साल से नीचे है और वो व्यक्ति बीमार है या वो सीनियर सिटीजन है तो उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ना केवल महिला, बच्चे, पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी इस कानून में जो है नए आयामों को जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी तरह एक हमारे यहाँ और आपने देखा होगा जो डिले करता था प्रोसेस, वो था प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर। जैसे आपने बड़े केस सुने होंगे जो मीडिया में चर्चा रहती है, नीरव मोदी और दूसरे लोगों के बारे में बार बार उसमें चर्चा करते हैं कि वो देश छोड़ के चले गए और जो व्यक्ति जो अपराधी अगर वो न्यायालय के समक्ष नहीं है तो ट्रायल चलाने में बड़ी मुश्किल होती थी। अब इस कानून में ये प्रोविजन किया गया है कि व्यक्ति अगर प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर है और वो वहां नहीं है तो उसकी एब्सेंशिया के अंदर भी, मतलब उसकी गैर मौजूदगी में भी आप ट्रायल को चलाएंगे और उसको पनिशमेंट देने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका भी अटैचमेंट और फोरफीजर करेंगे। मुझे लगता है ये भी न्याय की तरफ एक बड़ी जो है वो बिंदु है और वो बड़ी अवधारणा को इंगित करता है। इसी तरह अगर आप देखें न केवल विक्टिम बल्कि जो एक्यूज है उसके भी राइट को प्रोटेक्ट करते हुए बैलेंसिंग अप्रोच को इस कानून के अंदर लाया गया है कि जब आपको अरेस्ट करेंगे और आपका सर्च एंड सीजर होगा तो वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से वीडियो और ऑडियोग्राफी जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन करा है। इसी तरह कि अगर ये ध्यान में आया ड्यूरिंग ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन आईओ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है कि इस व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी इलीगल मीन्स से ली है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराने के लिए भी वो व्यक्ति अपने सीनियर ऑफिसर्स या जो है कोर्ट को लिख सकता है। मुझे लगता है ये भी एक नया और दूरगामी प्रभाव डालने वाला जो है प्रोविजन इस एक्ट के अंदर आया है। इसी तरह जैसे मैंने बताया एक और जो परेशानी जो नजर आती थी त्वरित न्याय के रूप में कि मान लीजिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक केस की इन्वेस्टिगेशन करी, जो विवेचनाधिकारी है उनका ट्रांसफर हो गया या वो रिटायर हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। अब ये बड़ा सवाल कोर्ट के सामने रहता था कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करी तो उनको गवाह के रूप में लाएं तभी ट्रायल चलेगा। तो इस कानून का जो खूबसूरत पहलू यह नजर आता है कि अगर वो व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया या वो व्यक्ति रिटायर हो गया या वो व्यक्ति मर गया और आने में अक्षम है तो जो उसका सक्सेसर अधिकारी है उसकी जगह जो दूसरा अधिकारी आया वो भी ट्रायल को आगे बढ़ा सकता है। इसके जो मंशा है कानून की कि अननेसेसरी डिले या होल्डिंग ऑफ ट्रायल या इंक्वायरी ना हो। दूसरा एक पहलू है कि वो आकर खुद उनको आने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ट्रायल को शुरू कर सकते हैं।
जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ जो पुराने प्रोविजन थे या बेकार प्रोविजन थे उसको भी हटाया है। जैसे सबसे खूबसूरत पहलू जो मुझे नजर आता है जब भी मैं ये ऐप उठाता हूँ और पढ़ता हूँ, तो मुझे सबसे पहले नजर आता है कि हम आस्था से भारतीयता की ओर चले गए और ये कानून भी इंडिया भारत हमें ले जाता है और इसका जो नाम है वो भी इंडिया से भारत भारतीय संहिता। तो पहला जो चेंजेस था वो इस कानून के अंदर जो था इंडिया को डिलीट करके भारतीयता को समाहित किया गया। दूसरा, आप अक्सर दिल्ली में रहते हैं, आपने कोर्ट में देखा होगा तो आपको नजर आता होगा MM साहब, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। उस अवधारणा को भी, क्योंकि वो अवधारणा भी अंग्रेजों के जमाने की नजर आती थी, हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इस कानूनों में इस संहिता में इंगित किया है, प्रतिबंधित किया है या संहिताबद्ध किया है। अब आप देखेंगे जो जज साहब के बाहर लिखा होता था वो JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको नजर आएगा। इसी तरह जो पहले एक सेक्शन था CRPC में प्लीडर, उसको भी इस कानून में डिलीट कर दिया गया। इसी तरह आप देखेंगे एक और सेक्शन था जो ये बताता था सबऑर्डिनेट जजेस ऑफ सेशन कोर्ट, उसको भी खत्म कर दिया गया। और एक जो बड़ा पहलू इसके अंदर था, मुझे लगता है कि आदरणीय कृपा शंकर जी अगर जुड़े हैं तो वो इस बात से खुश होंगे कि जो सेक्शन 27 था ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो भी इसमें से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये माना गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके लिए एक अलग से कानून है और वो कानून ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ज्यूरिडिक्शन को डिफाइन करेगा। तो ये बच्चों से रिलेटेड जो बड़ा बदलाव है वो हमें सेक्शन 27 को डिलीट करना यहाँ नजर आता है। इसी तरह आप देखेंगे जो नए ये मैंने आपको कुछ बताया, मैं स्पेसिफिकली जो महिला और बच्चों से रिलेटेड जो चेंजेस हुए उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे सेक्शन 27 को डिलीट करा और वो स्पेशल ऐप JJ एक्ट के अंदर ले गए, वो मैंने आपको बताया। इसी तरह अगर आप देखें सेक्शन 176(1) सेकेंड प्रोविजो जो इसका कहता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम है, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको ये जरूरत नहीं है कि वो अपने जो बयान है वो पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज कराएं, बल्कि रेप के जो विक्टिम है या और दूसरे जो बच्चे पॉस्को के विक्टिम है या और दूसरे जो हीनियस क्राइम के विक्टिम है, वो उनका जो स्टेटमेंट होगी वो ऑडियो और वीडियो मोड के थ्रू ही भी हो सकती है जो पुलिस करेगी। और इससे एक संभावना जो है बिल्कुल एलिमिनेट करा गया है कि जो बायस प्रोसीडिंग हुआ करती थी वो लगभग मुझे लगता है खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब पुलिस स्टेटमेंट लेते हुए आपके स्टेटमेंट को ऑडियो और वीडियो रूप में रिकॉर्ड करेगी और वो कोर्ट में जाएगी, तो जो आप कहेंगे वही जो है सच्चाई मानी जाएगी और उसी सच्चाई पे कोर्ट आगे केस को चलाएगा। तो मुझे लगता है जब रेप विक्टिम या बच्चे जो है न्याय के लिए दौड़ते रहते थे और जो अनवांटेड इन्फ्लुएंस था या अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस थे उसको एलिमिनेट करने का एक बड़ा जो है कदम यहाँ पर उठाया गया। इसी तरह आप देखें एक सेक्शन 183 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज A का प्रोविजो 1 ये कहता है कि जब किसी रेप विक्टिम का बयान दर्ज किया जाएगा, जिसे हम 164 के बयान भी कहते थे पुराने सेक्शन में 164A, उस समय पहले प्रोविजन था कि वो बयान महिला जज रिकॉर्ड करेगी या कभी कभी पुरुष जज भी रिकॉर्ड करेगा, पर अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो बयान जो है महिला जज ही रिकॉर्ड करेगी। और किसी कारणों से अगर कोई महिला जज नहीं है, पुरुष जज है, तो उस समय वहां पर किसी महिला का होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोविजन है वो रेप से विक्टिम या बच्चों से रिलेटेड जो ऑफेंस होंगे उनको एक कंफर्ट देने का, उनके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करने का, या जो उनको ये प्रयास किया गया है कि आप ऐसे माहौल में नहीं है, आप अपने घरेलू माहौल में ही हैं। और दूसरा एक प्रावधान ये भी कराया गया है कि जो
स्टेटमेंट है वो आपके घर पर भी रिकॉर्ड हो। एक और, जैसे मैंने बताया कि 0 एफआईआर का प्रोविजन था पहले, पुलिस 0 एफआईआर का प्रोविजन पहले भी था पर पुलिस दर्ज नहीं करती थी, अब 0 एफआईआर को मैंडेट करा गया है। इसी तरह EFIR का प्रोविजन इसमें कराया कि आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दे दें और उसको EFIR के रूप में दर्ज करा जाए। इसी तरह जो ये कानून है इसको मोर विक्टिम सेंट्रिक कानून बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेशन की, मान लीजिए एक महिला के साथ अपराध हो गया या एक बच्चे के साथ अपराध हो गया, कोर्ट ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, पर उस महिला और उस बच्चे को तभी पता चल पाता था जब उसके पास सम्मन आता था, और वो सम्मन भी तब आएगा जब वो उसको स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड होगी या उसके एविडेंस रिकॉर्ड होंगे तब। उससे पहले उन्हें उसके बारे में मालूम ही नहीं होता था या पता ही नहीं चल पाता था, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ना बताते थे और कभी पूछते भी थे तो मालूम नहीं चल पाता था। अब इस कानून में सेक्शन 193 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 2 में ये प्रोविजन करा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद इन 90 डेज जो है वो ये बताएगा विक्टिम को कि उस केस में क्या चल रहा है और उस केस का स्टेटस क्या है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर क्वेश्चंस के रूप में मैं कोई मुझसे पूछे कि जो नए कानून है उसमें महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड किस तरह के प्रावधान और जोड़े गए, तो सबसे पहली बात जो है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स। क्यों मैंने कहा, क्योंकि तुरंत न्याय, टाइम बाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज, कंफर्ट देने का यूज, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी, कोर्ट की जिम्मेदारी, सबको बांधने का प्रयास किया गया और वो भी एक टाइम फ्रेम के अंदर। दूसरा मैंने कहा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। जो महिला या जो बच्चा विक्टिम है उसको इतनी कंफर्ट दी जाए कि उसे ये ना लगे कि अपराध मेरे साथ हुआ और मैं ही अपराध का भुक्तभोगी हूं, नहीं। इसी तरह जो मैंने ऊपर इतने सारे प्रोविजन को डिस्कस करा वो उसी का एक पार्ट है। इसी तरह जेंडर न्यूट्रलिटी की भी बात इसमें कही गई है, पहले जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं थी। अगर आप BNS मतलब IPC को देखें तो उसके अंदर वुमेन या मेल शब्द था, थर्ड जेंडर की बात नहीं थी। थर्ड जेंडर को भी इसमें जोड़ा गया है, FIR के अंदर भी थर्ड जेंडर की बात करी गई। और अभी लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो थर्ड जेंडर है उनके राइट को जो है जो बैंक में नॉमिनेशन होता है उसके अंदर भी इंटैक्ट करने की कोशिश करी गई। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि ई-पेशी, मतलब आपको जरूरत नहीं है कोर्ट में जाने की, आप VC के थ्रू, वर्चुअल लिंक के थ्रू, मोबाइल से, लैपटॉप से आप जुड़कर किसी भी जो है टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से जुड़कर आप कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह व्हाट आर द प्रोसीजरल सेफगार्ड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी महिला को अरेस्ट करते समय, अगर वो महिला अपराधी है उसको अरेस्ट करते समय जो महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए वो महिला पुलिसकर्मी भी या अगर कोई पुरुष कर रहा है तो उसे टच नहीं करेगा, ये प्रोविजन दिया गया है। और अगर उसे अरेस्ट करेंगे तो वो महिला ही अरेस्ट करेगी उसे, अगर उसे अरेस्ट करना हो। और सूरज छुपने के बाद और सूरज छुपने से पहले जो है उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, ये भी महिलाओं और से जुड़ा एक प्रोविजन इसमें रखा गया है। और सर्च और सीजर के नाम पर जो महिलाओं के साथ पहले बदसलूकियां हुआ करती थी या उनका हरासमेंट होता था उसको भी रोकने का प्रयास किया गया है कि उनके साथ सर्च और सीजर जो है वो कोई और नहीं करेगा सिवाय एक फीमेल महिला के। मेडिकल पिटिशनर जो प्रैक्टिशनर है उनको ये हिदायत दी गई है कि वो 7 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर जो है अपनी मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बताया जो 161 के स्टेटमेंट है। और जो महिला और बच्चे हैं अगर वो किसी अपराध का शिकार होते हैं तो उसके लिए भी तुरंत जो है सहायता उपलब्ध कराने का इस कानून में प्रोविजन किया गया। अब मैं समराइज रूप में आपको जो की पॉइंट थे बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड उसके ऊपर समराइज करने की कोशिश करूंगा। पहला जो सेफगार्ड है
वो अरेस्ट से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया। दूसरा है सर्च और सीजर से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया। तीसरा है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए आपके घर में किसी भी महिला का होना, वो मैंने आपको बताया। और तीसरा जो है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन विक्टिम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी एक बड़ा जो मेजर है इस कानून में बताया गया है। अब समराइज रूप से अगर आप देखें तो इस जो कानून का पूरा आधार है वो है स्पीडी ट्रायल, जस्टिस, भारतीयता और जो है इंडिजेनियस सिस्टम। और अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में जो जजमेंट की भाषा होगी या कोर्ट की भाषा होगी वो भी जो है आपकी अपनी भाषा होगी, और सरकार उस दिशा में भी जो है प्रयास कर रही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है उसके अंदर भी भारतीयता को समाहित करने की बात करें कि आप अपने जो ट्रायल है या जो जजमेंट है अपनी भाषा में उसे पढ़ सके। और अगर मैं सही रिकलेक्ट कर पाऊं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी इस बात को कहा था कि जो हमारे जजमेंट है या जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारी अपनी भाषा में हो तो भारतीय का ज्ञान ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी के रूप में हमने इस कानून में महिला और बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन किए, जैसे फोरेंसिक एविडेंस, रेप से रिलेटेड महिला, पॉस्को से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं उसमें फोरेंसिक एविडेंस को महत्वता देने की कोशिश करी गई है और फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर ट्रायल चलाने की कोशिश इस जो है नए कानूनों में नजर आती है। एक रिफॉर्मेटरी कानून है कि हम जितनी नई टेक्नोलॉजी है उनको इस कानून में अपनाने की बात करते हैं, इसीलिए इस कानून में आईटी एक्ट की भी झलक हमें नजर आती है। और ये कानून जैसे मैंने कहा, जैसे जो ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट में अपना उद्बोधन करते हुए कहा था, जब इस कानूनों को उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे रखा, कि हमने महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस कानूनों में शुरुआत महिलाओं और बच्चों से करी। अगर आईपीसी आप देखें तो जो उसकी शुरुआत है जो सेक्शन की वो भी महिला और बच्चों से जुड़े हुए जो अपराध है उनको पहले रखा गया कि सरकार की प्राथमिकता जो है वो महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए अपराध है उनके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हम एक समाज के रूप में या एक जुडिशियल सिस्टम के रूप में जब हम बात करते हैं तो हम न्याय की बात करते हैं, और न्याय जो है वो इनबैलेंस या बायस नहीं होता। न्याय हमेशा दोनों पहलुओं को देखकर काम करता है, और इसीलिए इस कानूनों में केवल महिलाओं, बच्चों और अदर जो लोग हैं जिनके साथ अपराध होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करा गया है, बल्कि अक्यूज के राइट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कानून अपने आप में भारतीय और भारतीयता की जो संस्कृति और हमारे हेरिटेज रूट्स हैं उसको दिखाने का एक विहंगम प्रयास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इतनी देर सुना। और अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी उसका जवाब देने में। अनिल जी। जी जी। ऐसा लग रहा है कि कृपा जी अभी शायद ट्रैवलिंग पर हैं, तो हम मूव कर रहे हैं हमारे सेकंड सेक्शन की ओर, जिसमें ये ओपन सेशन रहेगा। आप जो भी अगर अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप क्वेश्चन पूछिए और अपना हैंड रेज कर दीजिए ताकि हम वन बाय वन ले सकें। अनम्यूट एक्सेस दे रहे हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण। नमस्ते नवीन जी। नमस्ते लक्ष्मण जी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे ऐसे मेंबर हैं जो लगातार इस ज्ञान की गंगा में जुड़े रहते हैं और अपना सहयोग देते रहते हैं। भगवान का कृपा है ना। ये बात है, ये आप जो बोला है, पहले जो 164 स्टेटमेंट का बात बताया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। किसी का गांव का लड़का का लड़की का ऊपर तो मोबाइल भी नहीं है,
तो दूसरा मोबाइल से, जो मोबाइल दूसरा नाम के रजिस्टर है, उस मोबाइल से भी कर सकता है क्या? आप कर मोबाइल से सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, पर उस तो लेकिन कृपा शंकर जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी का भी गठन हुआ है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड को जो है बढ़ावा, या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो मोड है वो कोर्ट में उसको बढ़ावा देने की बात करी थी। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड को जो है वो प्रधानता दी जा रही है। जैसे मेरे पास कन्याकुमारी में भी मैटर्स है, तो नीचे कन्याकुमारी में फिर आप मैंने देखा कि वहां पर भी धीरे धीरे ये भावना आती जा रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड की तरफ शिफ्ट कर। जी जी ब्रजेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार जी अनम्यूट कीजिए, ब्रजेश जी अनम्यूट कीजिए। सर, जो ई पेशी का प्रावधान है, जो 1 जुलाई 2024 के बाद के मामलों में लागू होगा कि जो पहले से विचारण चल रहे हैं उस पर भी लागू होंगे? सर, इसके अंदर जो ये नया कानून है वो ये कहता है कि जो पहले के मामले हैं 1 जुलाई से पहले जो चल रहे हैं उस पर पुराना कानून लागू होगा, सीआरपीसी, और 1 जुलाई के बाद जो नए अपराध हो रहे हैं उस पर ये मामला, ये कानून एप्लीकेबल होगा। पर जैसे कि कुछ हाई कोर्ट्स में मैंने देखा कि मान लीजिए एक अपराध हो गया, उस अपराध में जजमेंट भी हो गई, पर वो जजमेंट जो थी मान लीजिए 31 जुलाई को या 30 जुलाई को हुई, ठीक है। अब जो वो बंदा अपील में जा रहा है वो तो 1 जुलाई के बाद जा रहा है। तो अब ये जो था वो कंफ्यूजन पैदा हो गया कि पुराना वाला या नया वाला। तो उसके अंदर कुछ हाई कोर्ट्स में मैंने देखा कि वो है कि अगर ऐसा हुआ है और अपील में अगर जा रहा है तो नए कानून के हिसाब से नहीं, पुराने कानून के हिसाब से भी वो ले रहे और नए कानून के हिसाब से भी ले रहे। पर ई पेशी का जो आपने सवाल पूछा, ई पेशी का जो बेसिक आधार है वो त्वरित न्याय की भावना और हैसल फ्री न्याय की भावना से रिलेटेड है। और जो कोर्ट्स हैं वो अपने यहाँ वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें नए कानून और पुराने कानून मुझे लगता है लगभग दोनों को वो ले रहे हैं। और हाँ, जो ई पेशी का अगर आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो जो नया कानून है वो जुलाई के बाद ही लागू होगा। ठीक है सर। और सर दूसरा प्रश्न ये है कि जो प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में है कि अभी भी बहुत सारी जनता जो है उनको अपनी बात रखने का तरीका मालूम नहीं है जी। जो रूरल एरिया के जो थाने हैं, थाने के बाहर अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहता है जो कुछ रुपए लेता है और एफआईआर लिखता है और वही पूरा प्रोसेस का आधार बनता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कैसे रोक पाएंगे? तो देखिए, रियलिटी है जो आपने बताया, यही रियलिटी को ध्यान में रखते हुए जो भारत की सरकार थी उन्होंने 0 एफआईआर और EFIR का प्रोविजन वो लेके आए। क्योंकि पहले क्या था कि लोग जुरिस्डिक्शन के हिसाब से एफआईआर करते नहीं थे, एक बात। दूसरी बात अगर आप देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी जी, उसके अंदर भी मैंडेटरी प्रोविजंस की बात करी गई है। हम तब तक किसी अन्याय को सहते रहते हैं जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानते। जब हम अपने अधिकारों को जान लेंगे और उस अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो जिस तरह की सिचुएशन आपने बताई, मुझे लगता है वो धीरे धीरे छकनी शुरू हो जाएगी। तो अपने अधिकारों के लिए आप लड़ना शुरू करें। वो व्यक्ति नहीं कर रहा तो उसके ऊपर वाले व्यक्ति को लिखें, वो नहीं कर रहा तो जो कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको लिखें, वो नहीं कर रहे तो वहां के हाई कोर्ट को लिखें, और वो भी नहीं कर रहे अगर तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लिखें। तो मुझे लगता है कि आपको इतने ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पर जो जुडिशरी है हमारी वो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही कार्यशील है। तो मुझे लगता है कि आपको, और सबसे पहला काम है कि आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और यही अधिकारों के प्रति जागरूक करने का जो काम है वो CCF कर रहा है। जी इसी के साथ एक और सर प्रश्न इसी कड़ी में। जी ब्रजेश जी, जी
क्वेश्चन ले लेते हैं, मनोज जी का ले लेते हैं, और जैसे ही अगर डॉक्टर एडवोकेट नवीन जी कहते हैं तो हम आपको एंटरटेन करते हैं। नहीं कोई ठीक है बात सर। जी मनोज जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, श्यामल जी इसके बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सो नवीन सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कई अपराधों में जो टाइम बार्ड की चीजें होती हैं कि आप 2 से 3 साल बाद भी कोई अपील में चला जाता है या फर्स्ट मतलब कंप्लेंट में जाता है, तो कोई अगर अपराध मान लेते हैं 2023 में हुआ है, तो उसको अगर अभी रजिस्टर कराना हो तो क्या वो बीएनएसएस के थ्रू जाएगा या पुराने सीआरपीसी के थ्रू जाएगा? क्योंकि जुलाई टाइम ऑफ इंसिडेंट जो है, जुलाई के बाद के जितने अपराध होंगे वो बीएनएसएस के अंतर्गत जाएंगे, उससे पहले के सीआरपीसी के अंदर जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आज भी अगर कोई चाहे तो पुरानी शिकायत को सीआरपीसी से डाल सकता है? हाँ, डाल सकता है, लेकिन हम्म, जो अपराध है, अपराध का मूल कब हुआ, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक अपराध कब हुआ, एक अपराध संज्ञान में कब आया। तो जब अपराध संज्ञान में आया, बहुत सारे प्रिंसिपल इसमें एप्लीकेबल होते हैं, बहुत सारी जजमेंट इसमें एप्लीकेबल होती है, पर मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ कि कानून में एक शब्द है, उसे बोलते हैं कॉग्निजेंस। मनोज जो है वो आईटी के जो है प्रबुद्ध विद्वान है, वो जानते हैं। मैं भी यही सोचता था, मनोज जी का इंट्रोडक्शन पता चले थोड़ा। मैं बता देता हूँ। मनोज जी जो है वो मैं मनोज जी को बहुत पहले से जानता हूँ, और मुझे जब कोई आईटी की शंका होती है तो मनोज जी उसका निवारण करते हैं, और मनोज जी बहुत ही अच्छे आईटी के जानकार हैं और बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर हैं, और मतलब आईटी की इन्हें बहुत गूढ़ नॉलेज है। मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी नॉलेज को डिफाइन करने की, इसलिए मैंने मनोज जी को ऐसा बोला। तो जैसे हमारे यहाँ शब्द होता है, मैं आपको कह रहा था, उसे बोलते हैं कॉग्निजेंस। जिस दिन कोर्ट के ध्यान में आया, हम बोलते हैं कॉग्निजेंस वहीं से हुआ। पर जो अपराध जब हुआ उसके अंदर जो दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, हालांकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं है, कुछ सेक्शन में लॉ ऑफ लिमिटेशन काम करता है, वो भी छोटे उसके लिए, पर लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। तो जो लिमिटेशंस हैं वो जरूर इस भावना को आहत करेगा, पर मुझे लगता है कि अगर कॉग्निजेंस जिस दिन आया उसी दिन से अपराध का संज्ञान माना जाना चाहिए। थैंक यू सर। बस एक छोटा सा इसमें और मैं एडिशन करूंगा, जैसे मान लीजिए एक कंटिन्यू केस चल रहा है, किसी का 2 पार्टी के बीच में चल रहा है, और उसका फैसला लगभग आने को हो गया, और सामने वाली पार्टी जो एक तरह से एप्लीकेंट थी, उसको ये लगा कि मैं तो ये केस हारने वाला हूं, तो वो कोई पुराने इंसिडेंट को यूज करके अगर वो केस करना चाहेगा, इंसिडेंट वो कोट करेगा कि हाँ मेरे साथ 2023 में हुआ है या 22 में हुआ है, मैं आज बता रहा हूं कोर्ट को, तो आज बता रहा हूं, तो वो किस केस में जाएगा? आई थिंक बीएनएस में जाएगा। मनोज, जैसे मैंने अभी कॉग्निजेंस की बात करी, वो जाना तो बीएनएस में चाहिए, पर जो कानून होता है वो जो है आपकी तरह जो बाइनरी है 0 और 1 पे काम नहीं करती। हाँ, वो जो है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे काम करती है, और जो इतने सारे जो प्रोनाउंसमेंट होते हैं उस पे काम करती है, और जो न्याय की मूल भावना है वो न्याय है, रिलीफ नहीं है। तो कानून ये भी देखेगा कि अगर इतने दिनों तक वो चुप रहे तो क्यों चुप रहे, हाँ, उसका कारण भी जाना जाएगा। दूसरी बात कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, क्योंकि अभी नया कानून है, तो हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इस पे अभी डेवलप नहीं हुआ, और यही सवाल जो है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अपील वाला जो होगा वो कैसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी आने वाले जो कुछ वर्ष है उसमें इसका समाधान मिल जाएगा, पर ये अभी एक अनसुलझा पहलू है। जी। अच्छा सर, बीएनएसएस की कोई इजी टू अंडरस्टैंड बुक हो या पीडीएफ हो, उसका अगर आप लिंक अभी शेयर कर पाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मनोज जी, एक जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो मिल जाएगी, और सबसे अच्छी है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी श्यामल सर, उसके बाद डॉक्टर राधा जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जो चालान की जो समय सीमा है जो 60 दिन से 90 दिन तक की है,
और उसमें बार बार रिमांड लिया जाता है। तो क्या जो हमारे जजमेंट की जो समय सीमा निर्धारित की गई है कि 6 महीने में 1 साल में इसका जजमेंट कर लिया जाएगा, तो क्या स्थिति में चालान का जो समय सीमा उन्होंने कम करना था, क्यों नहीं किया इस BNSS में? चालान की आप बात, कौन से चालान की बात कर रहे हैं? कोई भी चालान, किसी को भी चालान करते तो 60 दिन या 90 दिन रहता है। नहीं, आप ट्रैफिक चालान की बात कर रहे हैं? नहीं, ट्रैफिक चालान नहीं, कोई बच्चा हो या किसी आदमी की चालान की बात करते, किसी व्यक्ति की। मैं आपका कोई प्रश्न समझ नहीं पाया। आप मतलब कोई चालान, रिमांड लेते हैं, चार्जशीट की बात नहीं कर रहे हैं? रिमांड आप लेते हैं चार्जशीट की जब, बात कर रहे हैं? रिमांड जब लेते हैं अपन, हाँ हाँ। तो 15 दिन, फिर बाद में 30 दिन, फिर बाद में लेकिन 45 अगर दिन। आप रिमांड की बात करेंगे तो रिमांड का जो समय सीमा है इस कानून में बढ़ा दी गई है। पहले 14 दिन थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है, और वो एक हाँ विवादित विषय रहा है। लेकिन उसके हाँ पीछे जो मैंने समझा, जो या मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट सुना, उसमें मुझे जी ये लगता है कि वो जो भावना है वो इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए उन्होंने रिमांड की बढ़ाई है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपने 14 दिन में 14 दिन का आपको रिमांड मिलता था, उसके बाद दूसरे उसके लिए आपको रिमांड नहीं मिल पाता था। पुलिस की जो एप्लीकेशन जाती थी कई बार, अब इन्होंने रिमांड को वो कर सकते हैं। इसका मूल भावना यह है कि जो ये समय सीमा है उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, या जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, या जो और दूसरे ट्रायल को प्रभावित करने के लिए या चलाने के लिए जो दूसरे इंग्रेडिएंट हैं, वो नहीं आ पाते। इसीलिए जो अपराधी है उससे और गहन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि ये एक डिबेट है कि आप जो है वो कैसे निर्धारण करेंगे एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार, जो उसकी फ्रीडम और एक्सप्रेशन है, या उसके जो फ्रीडम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है कि जो फ्रीडम है उसे अपहेल्ड करा जाए। एक फ्रीडम ऑफ एक्यूज और राइट ऑफ एन विक्टिम, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो इस पे अपना निर्णय के रूप में कुछ परिभाषित करने की कोशिश करें। जी, डॉक्टर राधा मिश्रा, अपना क्वेश्चन कीजिए। जी, सभी को नमस्कार। नवीन सर, आपने अभी 164 के बारे में बताया है। तो जी। इसमें जो नाबालिग बच्चियां होती है, इनका 164 होता था, वो चेंज हो गया है। तो नहीं नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि दबाव में वो कुछ बोल देती थी, फिर 164 का कथन फिर से करवाना हो तो बड़ी मुश्किल होती। तो क्या इस चीज में भी कोई नहीं, चेंजेस आए हुए? 164 का सेक्शन बदल गया है। पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसी जो यही जो पीछे कॉन्सेप्ट थे या उनके ध्यान में जो बातें आई, इसीलिए उन्होंने जब मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होंगे या पुलिस के सामने जो बयान होंगे उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोविजन करा है। और एक बात और उन्होंने कही है कि जब आपके स्टेटमेंट पुलिस लेगी और आपके घर में जा, महिला का भी होना जरूरी है और आपके अपने घर के लोगों का होना भी जरूरी है, ताकि आपको वो इन्वायरमेंट मिल जाए, वो कोजीनेस मिल जाए, वो आराम मिल जाए कि आप अपने साथ हुए अपराध को पूर्ण रूप से और सही रूप से बता पाए। और दूसरा, एक तो ये प्रयास करने का की कोशिश की है, दूसरा ये कि उसकी ऑडियो और वीडियोग्राफी हो जाए, ताकि कल को अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कुछ उसमें चेंज करना चाहें या कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके कुछ करना चाहे तो वो ना कर पाए। सर, इसमें एक और सवाल था मेरा कि जी कभी-कभी जब बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तब बच्ची दबाव में होती है और तब जी रिकॉर्डिंग हो जाए और सारी बातें आ जाए, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ वो घटना घटित होती है और वो वहां बोल देती मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होता है हमारे, हम देखते हैं कि बालिकाएं बोल देती है माता पिता के साथ नहीं जाएंगे, और जो लड़के के साथ वो गई होती है, जिसने उसके साथ शोषण किया होता है, उसको वो बचा लेती है। तो ऐसे में अगर वो गलत बयान देती है, तो कभी अगर उसको लगता है फ्यूचर में कि उसने उस दिन गलत बयान दिए थे और फिर चेंज करना, तो फिर ये रिकॉर्डिंग में हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, देखिए आपको ना 164 की जो स्टेटमेंट है उसे समझना पड़ेगा पहले। 164, देखिए दो तरह के बयान होते हैं। एक होते हैं पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट और एक होती है मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए स्टेटमेंट। दोनों की अलग अलग एविडेंटरी वैल्यू है, दोनों का अलग अलग महत्व है कानून में।
हम ये मानते हैं कि जब व्यक्ति पुलिस के सामने कोई बयान देता है तो वो दबाव में होता है, उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जब काम करती हैं तो वो निष्पक्ष होकर काम करती हैं, पर फिर भी कानून की ये मान्यता है कि हो सकता है उसके ऊपर दबाव हो। इसीलिए कानून ने दूसरा मैकेनिज्म अपनाया और 164 के बयान की अवधारणा को जो है इसमें सम्मिलित करा। 164 का जो स्टेटमेंट होता है, जिस मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, वो स्टेटमेंट किसी और मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है और उससे पूछा जाता है। और एक और बात, जैसे आपने रेप की बात करी, जब रेप के लिए स्टेटमेंट होता है तो वहां पर ये भी प्रोविजन है कि उसकी काउंसलिंग कराई जाए और एक काउंसलर को भी वहां पर रखा जाए और वो उससे पूछे और उसको कंफर्टनेस देने की कोशिश करी जाए। तो जब 164 के बयान अगर हो गए तो लगभग ये माना जाता है कि वो बयान सेटल है और जो वो कह रही है वो सत्यता है। अगर ये सत्यता है और वो काउंसलिंग के बाद भी नहीं बोल रही तो बाद में बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं। कानून जो है वो न्याय की भावना में विश्वास रखता है और अगर वो महिला ये बाद में कहे और कुछ ऐसे प्रूफ कहे और कोर्ट को ये लगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट इसे जरूर कंसीडर करेगी। जी, अभी जी आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए और फिर अपना क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद मोनिका जी। अभी जी ने हैंड रेज किया है, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए और प्लीज। जी नमस्कार सर, मैं एडवोकेट शिवानी कह रहा हूँ। एक्चुअली बेटे के से मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो उसका नाम आ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 498 आईपीसी जो कि अब सेक्शन चेंज हो गया है, 85 एंड 86 हो गया है, उसमें जब हम थाने में कंप्लेंट देते हैं, उस कंप्लेंट में हम पूरे फैक्ट्स नहीं लिख पाते तो हम एक सप्लीमेंट्री कंप्लेंट अगर थाने में देते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू और वेटेज होती है थाने में? देखिए, आप एडवोकेट हैं जी, तो आप थोड़ा कानून को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए बहन जी, ऐसा है कि जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो क्या करते हैं कि जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। और उसके पीछे कानून की मंशा ये जो होती है वो मंशा ये होती है कि जब व्यक्ति के साथ अपराध हुआ और उस समय उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब ये है कि उसे वो सारी जानकारी थी जो उस समय उसके साथ हुआ, वो भूलेगा नहीं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसकी मेमोरी क्षीण होने शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपने स्टेटमेंट दे दी और आपने सप्लीमेंट्री वो दी, तो आप जब ये करेंगे तो ये निश्चित रूप से जो पहले वाली स्टेटमेंट है और बाद वाली स्टेटमेंट है उसको कोलैबोरेट नहीं करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो डिफेंस के लिए एक जो है बेहतर हथियार साबित होगा। तो मुझे ये लगता है कि हम संभव प्रयास ये करें कि पहले स्टेटमेंट में ही सही फैक्ट दे दें। अगर नहीं दे पाए तो कानून के अंदर ये प्रोविजन नहीं है या कानून ऐसा नहीं कहता कि आपके उस स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करा जाएगा या उसकी जो वेरासिटी है एविडेंस की वो कम हो जाएगी, नहीं। बशर्ते आप जो कोलैबोरेटिव एविडेंस दे रहे हैं उसे वो सपोर्ट करते हैं। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल वो सपोर्ट भी करते हैं। मैंने एक्चुअली अभी सप्लीमेंट्री कंप्लेंट दी है, बट यहाँ पे गाजियाबाद में थोड़ा सा ये होता है कि डराया धमकाया जाता है। जी 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 सर, एक मेरा क्वेश्चन और है सर। मान लीजिए किसी महिला का 4 महीने पहले विवाह हुआ और उसके बाद उसका कुछ सामान जो है वो उसके ससुराल में ही रह गया, जो बेसिक नीड्स का है या उसके नाम का है, तो उसके लाने के लिए क्या प्रोविजन है? कंप्लेंट वो दे चुकी है क्या थाने में? वो इस चीज के लिए सेपरेट 2 दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है इसके ऊपर कि शादी में मिले हुए सारे सामान जो है उस पर केवल और केवल महिला का हक है। और इसके लिए आईपीसी में 06 उसकी एप्लीकेशन आप लगा के। सर आपकी आवाज कट गई सर थोड़ा सा। आईपीसी में एक सेक्शन होता था 406। जी 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 सेक्शन में आप एप्लीकेशन लगा के आप कंसर्न आईओ को भी दें और कोर्ट में भी लगाएं कि मेरा सामान यहाँ रह गया है, इसमें नहीं दिया। अगर आपने 498A के अंदर फाइल करा है, अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करा है तो उसके अंदर भी
सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 19 तक बहुत सारे प्रोविजन है, जी जी उसमें जी। भी आप कर सकते हो। सेक्शन 23 है, उसमें भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सर मतलब ये इनिशियल लेवल पे हमें नहीं मिल सकता, जो बेसिक मिल सामान है सकता हमें है, ये जी मिल सकता है। अगर आपने 406 की एप्लीकेशन लगाई और आईओ को एप्लीकेशन दी है तो वो बाउंड है कि आपका सामान दिलाए। अच्छा अच्छा, तो हम थाने में जाकर उनसे ये कह बिल्कुल सकते लगा, हैं। जी जी बिल्कुल लगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी मोनिका जी अपना क्वेश्चन पूछिए, इसके बाद भरोत जी। जी थैंक यू सो मच। नमस्कार नवीन जी, मेरा सवाल जो तो है मोनिका वो जी कैसे हैं आप? आपको देखकर मैं बहुत अच्छी खुशी हूँ। हुई, बहुत खुशी हुई मेरे आपको सवाल देखकर। नहीं, आपने टॉपिक ही ऐसा लिया था कि मुझे तो आना ही था इसमें, और अच्छा हुआ आपका मैसेज मुझे मिल गया टाइम से, नहीं तो फिर भूल जाती मैं। फिर मेरा सवाल जो है ना नवीन जी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। जी दो पार्ट है इसके। पहला तो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने का की जो समय अवधि है वो क्या है, मतलब कितने दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए? पुलिस क्योंकि अधिकारी। बहुत जगह पुलिस अधिकारी जब पोस्टमार्टम होता है किसी का भी, हाँ तो हाँ, वो रिपोर्ट जो है वो पुलिस तक पहुंचने की अवधि क्या है? कोई मिनिमम या मैक्सिमम अवधि इसके लिए निर्धारित की गई होगी? अभी आईपीसी में बताया, अगर चूक हुई होगी। हाँ? अभी तो आपको बताया उसके बारे में। अच्छा दूसरा सवाल बताइए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में वो इजीली अवेलेबल हो, क्या इसका कहीं कोई विधान किया गया है या किया जा सकता है? मोनिका जी जो दूसरा सवाल है उसका मैं पहले आंसर आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो पोस्टमार्टम, हालांकि जब आप कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है और वो आप कोई भी व्यक्ति ले सकता है। पर कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो प्राइवेसी को निर्धारित करते हैं और वो ऑफेंस जो है उसमें जो है इस तरह की रिपोर्ट आप पब्लिश नहीं कर सकते। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ऑफेंस कैसा है। अच्छा, नहीं मैं बता देती हूँ, अबेंडनमेंट और इन्फेंटिसाइड के संदर्भ में ही मैं पूछ रही हूँ इस सवाल को, क्योंकि लेकिन हमारे उसके सामने अंदर आया तो कि बच्चे ये की रिपोर्ट जो है प्राइवेसी। ना, ये कई बार 2-2, 3-3 महीने तक रिपोर्ट जो है वो पुलिस अधिकारियों तक भी नहीं पहुंचती है। इससे वो नहीं लोग भी लेकिन काफी अब परेशान अब अब जो नया प्रोविजन आया है उस नए प्रोविजन के हैं। अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको हम्म, ये मैंडेट दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट को विद इन 14 डेज जो है वो वहां तक पहुंचाए। अच्छा लगता है, मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए मैं नहीं सुन पाई तो मैंने इसको। आपको बताया भी था। मैं आपको फिर ये हाँ, पीपीटी पे शेयर कर दूंगा, आपको आसानी रहेगी। ठीक ठीक है। और ये पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता मतलब इसको? नहीं, अगर राइट टू प्राइवेसी हर्ट नहीं हो रही महिला और बच्चे की तो, बल्कि अदरवाइज तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है ही। तो हमको लगता है जैसे एक क्राइम है जो अननोटिस्ड रह जा रहा है, उसको तो मतलब उससे रिलेटेड चीजें तो जरूर पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। ऐसे तो फिर वो अनरजिस्टर्ड अनरिपोर्टेड ही रह जाएगा। हाँ, लेकिन महिला और बच्चे के जो वो हैं वो तो जो उनके अस्मिता है वो ज्यादा बड़ी चीज है मुझे लगता है। ठीक है, हम डिबेटेबल है। मनीष भगत जी का और क्विकली मनोज जी का क्वेश्चन लेते हैं और फिर वी आर रनिंग आफ्टर सम टाइम, तो हाँ। टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट है। तो मनोज जी और पहले आप मनीष भरोत जी आप क्वेश्चन पूछिए। मनोज जी आप क्वेश्चन पूछिए आपने फिर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू अनिल जी। तो नवीन सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ और वो क्राइम थोड़ा सा सीवियर था, और जो विक्टिम है वो अगर बयान देने की स्थिति में नहीं है, और लेकिन पुलिस को एफआईआर भी फाइल करनी है और लोग भी प्रेशर कर रहे हैं, तो कितनी दिन तक इस चीज को टाला जा सकता है कि बयान थोड़ा टाइम बाद हो? क्योंकि अभी जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था बयान से रिलेटेड, तो उसी पे मेरे को ये समझ में आया कि बयान रिकॉर्ड करने की कोई लिमिटेशन होती है फर्स्ट बयान की, जैसे 498 हो गया या रेप केस हो गया, इन सब में? मनोज आपने दो चीजों को क्लब कर दिया, एक है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और एक है स्टेट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। नहीं, एफआईआर वाली बयान, क्योंकि एफआईआर में भी तो आपको कुछ लिखवाना पड़ेगा ना। नहीं देखो
जो सेक्शन था पहले 154, अब वो 173 हो गया। जो अच्छा। पहले 154 था उसकी जो भाषा है, वो जो शुरू होता है उसका टाइटल होता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। तो ये जो है मतलब अगर इंफॉर्मेशन पुलिस को किसी ने दी तो पुलिस उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी, उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर या एफआईआर। ठीक है, अगर किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, मानिए सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी मर गया, पुलिस को पता चला, तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी, उस अपराध को रजिस्टर्ड करेगी अपने वहां। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जरूरी नहीं है कि उसे स्टेटमेंट देने वाला कोई मिल जाए, लेकिन पुलिस का ये काम है कि वो एफआईआर तो रजिस्टर करेगी और उसके बाद अगर उसे जब मिल जाता है तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि समय सीमा स्टेटमेंट रिकॉर्ड की मैंने शायद पढ़ी नहीं, मुझे पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पहले जो उसमें था वो विदाउट डिले शब्द यूज था, अब शायद 7 दिन है। अच्छा, एक बार उसे मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके जी। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर लक्ष्मण जी पूछिए और फिर उसके बाद। नमन जी नमस्ते। नमस्कार। कोई गरीब लड़का लड़की का केस एफआईआर हुआ, इसके बाद उसका लोअर कोर्ट में उसका जजमेंट में मिला, तो ये जजमेंट उसका सेटिस्फेक्शन से अच्छा नहीं था। उसके इतना गरीब है, उसको लॉयर भी मिला, but it is the assumption that all lawyers are already purchased by money by the powerful offender. So how it can be solved? Can any scope to submit this matter to the CBI, where the victim can give the most trust of confidence? नहीं, आपका सवाल, मैं आपकी आवाज टूट रही थी लक्ष्मण जी, आपने पूछा कि उसको लॉयर अच्छा नहीं मिला या लॉयर ने सही से प्रेजेंट नहीं किया? लॉ मिला, इनको उसका जस्टिफिकेशन और डिरेक्शन जो जजमेंट हुआ ये प्रॉपर नहीं हुआ। घटना हुआ गया, इंसिडेंट हो गया, वो अच्छा नहीं प्रूव किया। तो ये कोर्ट तो इसका एजम्पशन है, तो गवर्नमेंट का तरफ से जो लॉयर था, एक्सपर्ट लॉयर, पैनल लॉयर था, वो भी अच्छा तरीके से नहीं सवाल किया, इसीलिए द जजमेंट वाज गॉन इन फेवर ऑफ द ऑफेंडर। So how it can be submitted to the higher authority like the CBI? How? लक्ष्मण जी देखो, किसी भी अथॉरिटी को लिखने के लिए कोई बाउंडेशन तो है नहीं। आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं और सरकार अगर अथॉरिटी चाहे उस पर कॉग्निजेंस देना तो ले सकती है। पर आपने जो बोला कि उसे जो लॉयर अपॉइंट करा था वो सही नहीं था, तो इसमें दो चीजें, क्या उसकी पर्सनल कैपेसिटी नहीं थी या उसकी नॉलेज नहीं थी, एक तो विषय ये है। दूसरा विषय ये है क्या वो बायस था या इन्फ्लुएंस था। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर वो उसकी जो कॉम्पिटेंसी थी एजुकेशनल या सब्जेक्ट मैटर पे वो नहीं थी, तो एक व्यक्ति का पर्सनल मामला हो गया, उस पर सरकार या दूसरी एजेंसियां क्या कर सकती है, वो नहीं कर सकती। मान लीजिए आपको लॉ की नॉलेज कम है, मुझे लॉ की नॉलेज कम है और अनिल जी को लॉ की नॉलेज ज्यादा है, आपने अनिल जी से केस लड़ा लिया या मुझसे लड़ा लिया, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो अलग ही होगा। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते पर्सनल कैपेसिटी पे। दूसरा आपने कहा कि दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वो बायस था। अगर आप ये बायसनेस प्रूफ कर दें तो आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी लिख सकते हैं, आप जुडिशियल अथॉरिटी को भी लिख सकते हैं, आप प्रोसिक्यूशन को भी लिख सकते हैं, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को, उस स्टेट के भी और सेंट्रल के भी। और अगर ऐसा हुआ है तो वो आप केस को रीओपन करा चला सकते हैं। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इनकम्पिटेंसी थी या बायसनेस थी। थैंक यू सो मच सर। नवीन सर, एज ऑलवेज आपने इतना क्रूशियल टाइम हमारे साथ शेयर किया और हमारे इतने फोरम पर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए, साथ में ये डिबेट को आगे तक लेके गए और इतना नॉलेज इलेबोरेट किया हम सभी का और साथ सभी श्रोता लोगों का। क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे, चलता रहेगा, बट ये जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो इसकी जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं और हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। एक और क्वेश्चन आया था जो कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देखना था बीएनएस का और सीआरपीसी का, वो हमारे पास अवेलेबल है। आप अगर आप पर्सनली चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी सर, सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन की बात करी थी अभी 2 दिन पहले जो 406 पर सर ने, क्या वो साइटेशन शेयर कर सकते हैं सर? कर देंगे मैडम। आप अनिल जी को या
कृपा शंकर जी को बता दें। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है और 1-to-1 जाता है। ये ओपन फोरम पे हम लोग बाउंडेड हैं, थोड़ा कुछ हमारे भी नॉर्म्स हैं तो हमको लेकिन अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ 3 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और आप यही डालेंगे कि मैं बता देता हूँ, आप ये डालिए कि स्त्री धन पर स्त्री का ही पूर्ण रूप से अधिकार है, तो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की। ओके ओके, थैंक यू। 3 या 4 दिन पहले की ऑनरेबल सुप्रीम, मेरे ख्याल से जस्टिस मैं नाम भूल गया, डबल बेंच का जजमेंट था। डबल बेंच के थे, ठीक है ओके ओके सर, मैं ढूंढ लेती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। वैसे आपको जैसे पता है 5:20 हो चुका है, 20 मिनट ज्यादा आपने कंसिस्टेंटली इसको कंटिन्यूअसली मतलब इसको एंगेज रखा और इतनी अच्छी चीजें शेयर की। सभी लोग देखे, लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं और बधाइयों के संदेश आते जा रहे हैं बैकग्राउंड पे हमारे पास। तो थैंक यू सो मच। बरोज जी, आप अनऑफिशियली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि मैं आपको कॉल भी किया था। बाकी थैंक यू सो मच नवीन सर, आपने इतना अच्छा किया इस सेशन को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Nobin sir is the ocean of law. यस, नवीन सर के साथ तो ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं ना आपको लक्ष्मण जी एक कोट सुनाता हूँ जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि आपको ना इस फोरम पे जरूर सुनाना चाहिए। गीता में भगवान से सवाल पूछा कि ज्ञान की सीमा क्या है और ज्ञानी कौन है। ओपन फोरम भगवान ने इसका ये जवाब दिया कि ज्ञान, जो दुनिया में जो सबसे पवित्र चीज है वो ज्ञान है, और ज्ञान जो है वो अनंत है, और ज्ञानी इस बात से नहीं जाने जाते कि उन्हें कहते हैं कि ज्ञान इस बात से निर्धारित होता है कि आप कितने अज्ञानी हैं या आपने क्या नहीं जाना। क्योंकि भगवान आगे कहते हैं कि जो आकाश है, जो धरातल है, ज्ञान अगर धरातल है तो धरातल कितना भी ऊपर उठ जाए वो आकाश से हमेशा नीचे रहता है। इसलिए ज्ञान की सीमा अनंत है। मैं, आप, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं और हमें इस ज्ञान को ऐसे ही शेयर करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज्ञान की उन अनंत सीमाओं का अनुभव लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए हमें CCF से हर हफ्ते जुड़ना चाहिए।